नमस्कार, मैं राजेश सूडिया डीआरटी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सहकारी समितियां अब वैकल्पिक न्यूनतम कर 15% और 7% भुगतान करेंगी। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों तथा कंपनियों के बीच समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर को वर्तमान 18.5% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी सहकारी समितियों पर अधिभार जिनकी कुल आय 1 करोड़ रुपए से अधिक तथा 10 करोड़ रुपए तक है, वर्तमान में 12% से घटाकर 7% करने का भी प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी समितियों तथा उनके सदस्यों जो अधिकांशतः ग्रामीण तथा कृषक समुदायों से है, उनकी आय को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विकास के प्रेरक के रूप में उभरकर सामने आए हैं और कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी सहायता करने के लिए सरकार ने पात्र स्टार्टअप के निगमन और अवधि और 1 वर्ष यानी 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे कि उन्हें निगमन से 10 वर्षों में से क्रमिक 3 वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन दिया जा सके। 31 मार्च 2022 के लिए स्थापित पात्र स्टार्टअप को पहले यह सुविधा उपलब्ध थी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कुछ घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी परिवेश कायम करने के लिए हमारी सरकार द्वारा नवनिर्मित घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर की रियायती कर व्यवस्था लागू की गई थी। सरकार धारा 115 BAB के अंतर्गत विनिर्माण या उत्पादन के आरंभ करने की तिथि को 1 वर्ष यानी 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है। वित्त मंत्री ने कहा कि IFSC को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट या किसी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट द्वारा जारी ओवर द काउंट डेरिवेटिव से किसी गैर निवासी की आय, रॉयल्टी तथा जहाज की लीज पर ब्याज से आय तथा IFSC में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं से प्राप्त आय विशिष्ट शर्तों के अधीन पर मुक्त होगी। यह देखा गया है कि कारोबार को बढ़ावा देने की कार्यनीति के रूप में कारोबारी प्रतिष्ठानों में अपने एजेंटों को हित लाभ देने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे हित लाभ एजेंटों के हाथों में कर योग्य होते हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ऐसे लेन देन को ट्रैक करने के लिए सरकार हित लाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूँ, बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हित लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अधिक न हो। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि वैश्वीकृत कारोबारी दुनिया में ऐसी अनेक कार्य सुविधाएं होती है जिनमें निबंधन एवं शर्तों में एक सहायता संघ का गठन किया जाना अनिवार्य रूप से उपेक्षित होता है। सहायता संघ के सदस्य सामान्यतः कंपनियां होती है। ऐसे मामलों में इन AOP की आमदनी पर 37% तक की श्रेणीबद्ध अधिभार की तुलना में काफी अधिक है। तदनुसार सरकार ने NAOP के अधिभार की उच्चतम सीमा 15% निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध एक्टिविटी शेयरों, यूनिट्स आदि पर दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर 15% का अधिकतम अधिभार देय होता है, जबकि अन्य दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है जो 37% तक हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी प्रकार की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर अधिभार को 15% की उच्चतम सीमा तक निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इस कदम से स्टार्टअप्स को कर लाभ देने के साथ सरकार का यह प्रस्ताव आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर निर्दिष्ट शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रम के अधिनियम के लिए करदाता पर एक अतिरिक्त अधिभार के रूप में अधिरोपित किया जाता है, परंतु कुछ न्यायालयों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है, जो विधायी अभिप्राय के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि विधायी अभिप्राय दोहराने के लिए
मैं यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करती हूं कि आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार या उपकर को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृति नहीं किया जा सकता। श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की कि वर्तमान में तलाशी कार्रवाइयों में पता लगे प्रकट आय से संबंध में हानि को आगे ले जाकर समंजित करने से संबंध में अस्पष्टता है। यह पाया गया है कि अनेक मामलों में जिनमें अप्रकट आमदनी या बिक्री को छिपाने आदि का पता लगता है, तो हानि के प्रति असमंजन करने कर के भुगतान से बचा जाता है। उन्होंने कहा कि अनिश्चितता लाने और कर वंचकों में निवारक भय बढ़ाने के लिए यह प्रबंधन करने का प्रस्ताव करती हूँ कि तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे अप्रकट आय के संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।